हाँ, तो आंदोलनरत किसान भाइयों एवं बेरोजगार युवा साथियों, आप लोगों ने हम लोगों के सरकार माननीय मोदी जी के पास कृषि बिल को वापस लेने एवं रोजगारों को रोजगार देने संबंधी गुहार लगाई है। लेकिन दुख की बात है कि मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों? मंथन करने का चीज है। इसलिए कि 3 फैक्टर उनके साथ लागू है। पहला फैक्टर है विश्व व्यापार संगठन, जिसके तहत इलेक्शन के समय इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में पैसा फाइनेंस किया जाता है, इसका घमंड है। दूसरा यह चीज है कि रामलला का मंदिर का शिलान्यास जो किए, वह समझिए अफीम का खेत है, और उस अफीम के खेत में एडवांस निर्माण, मंदिर निर्माण के लिए जितने लोगों से पूरे भारत में चंदा लिया जा रहा है, तो अफीम का एडवांस है। और वही इलेक्शन के टाइम में क्या होगा कि हमने चंदा दिया है, अगर मोदी सरकार नहीं होंगे तो राम मंदिर नहीं बनेगा, इसलिए नहीं चाहते हुए भी लोग वोट इनको देंगे। यह हुआ। तीसरा है ईवीएम का खेल। ईवीएम का खेल में कहीं भी आप बटन दबाए कमल फूल में जाएगा। तो इस तीनों चीज का गर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को है, इसलिए कि इनका कुछ नहीं सुनते हैं। तो इसी के संबंध में कल मैंने 4 कविताएं सुनाई आप लोगों को। जाति धर्म क्या है? कुछ नहीं है। इस संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, जातिगत प्रमाण और गौ माता का उदाहरण भी हमने दे रखा है। उसको तो आप लोग सुने ही, देखे ही। तो आज मैं सबसे अहम चीज दिखाने जा रहा हूं कि प्रत्येक धर्म का जड़ में क्या है? सृष्टि है। सृष्टि का व्याख्यान वेद में अलग है, बाइबिल में अलग है और कुरान में अलग है, जबकि एक होना चाहिए। इसी के संबंध में नाती जो है अपने नानी से सवाल कर रहा है कि वेद में अलग सृष्टि का वर्णन है, बाइबिल में अलग है, कुरान में अलग है, और कॉलेज का प्रोफेसर विज्ञान के तहत अलग बताते हैं। इसलिए नानी जो है फिलोसफर है, वह तर्कसंगत ढंग से किसी भी चीज को बताती है। इसी में नाती जो है नानी से कहता है कि पंडित से हमने प्रवचन सुना, मौलाना से हमने तकरीर सुनी, पादरी से भी सृष्टि के विषय में सुना और अपना मास्टर से भी सुना। तो सबने अलग अलग सृष्टि के विषय में बताया। इसलिए नानी आप फिलोसफर हैं, हमको आपको बताना ही होगा। जब तक आप नहीं बताइएगा तो आपका पैर मैं नहीं छोड़ूंगा कि धरती कैसे बनी, पानी कैसे बना, जीवधारियों का जन्म कैसे हुआ और वनस्पति का जन्म कैसे हुआ, ये आपको बताना ही होगा। तो नानी बोलती है कि देखो बाबू, मैं बूढ़ी औरत हूं, तुम जवान लड़की हो, बार बार पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए ऐसा करो, अपने 4 संगी साथियों को बुलाओ और हमारे पास बैठो। अभी तक जितने भी लोग बोले हैं दंत कथा बोले हैं, कोई तर्क संगत बात नहीं बोले हैं। लेकिन मैं जो भी बताऊंगी प्रैक्टिकली दिखाते हुए बताऊंगी, जिसमें कि तुम भी समझो और तुम इसका प्रचार करो, अन्य लोग भी देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उनकी ज्ञानेंद्रियों के तहत उनका ज्ञान वर्धन होगा। तो वैसी बात मैं करती हूँ। तो ऐसा करो, एक चूल्हे का भट्टी बनाओ, उसमें कोयला और लकड़ी जलाओ, और जो गिलास देख रहे हो ना प्लास्टिक वाला, वैसा ही पतला सा लोहे का बर्तन जुगाड़ करो, वैसा ही पतला एक एल्युमिनियम का बर्तन जुगाड़ करो, और
प्लास्टिक का जो बर्तन है वैसा, जो गिलसवा है वैसा ही पतला वो भी रहे, और तीनों के एक के ऊपर एक रखते जाओ, और प्लास्टिक के बर्तन में थोड़ा पानी डाल दो और चूल्हे में उसको चढ़ा दो और चमड़ा के भाथी ला करके जोर से चलाओ। जब हवा जाएगा तो कोयला प्रज्वलित होगा, फल क्या होगा कि लोहा गर्म होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद प्लास्टिक होगा, और प्लास्टिक के बाद पानी गर्म होगा, और पानी जब गर्म होगा तो भाप बन के उड़ जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक को जलना ही है, उसके बाद एल्युमिनियम जलेगा, और लास्ट में लोहा भी जलेगा, और सब जल के राख जब हो जाएंगे और चूल्हा को उठा के दूसरी ओर ले जाओगे और जोरों से आंधी और तूफान आएंगे तो फल क्या होगा कि पूरा उड़ करके साफ हो जाएंगे। तुम करके देखो ऐसा होता है या नहीं। तो लोगों ने पाया तो एकदम सही निकला। तब वो पूछती है इन अपने नाती और अन्य बच्चों से, बताओ ये सब कहाँ गया, कहाँ जाके ये सब मिल गया। इसको इस धरती में देखो, आकाश में देखो, ग्रह पर देखो, विज्ञान से पूछो, शास्त्र से पूछो। तो बच्चा सब भौचक हो गया, कुछ बताने नहीं सका। तब वो बोलती है कि सब हवा में चल गया। अब हवा के करामत देखो, छोटा गैस घट में हवा रहता है तो उससे आदमी खाना भी पका लेता है और लाइट भी जला लेता है। गैस के थ्रू होल्डिंग भी किया जाता है। इतने नहीं, इतना मोटा सा लोहा दिया जाए और हथौड़ी और छेनी दिया जाए और काटने के लिए बोल दिया जाए तो काटने में आदमी थक जाएगा तो भी काटने नहीं सकेगा, लेकिन गैस कटर ला करके काटा जाए तो आसानी से वो कट जाता है। इतने नहीं, हम जिस राज्य में रहते हैं ये पथरीला जगह है, जहाँ कहीं भी कुआं कोड़ा जाता है तो उसमें पत्थर निकल आते हैं। तो उस जगह हम कुआं कोड़ते हैं तो हमारा सबल, गैंता, कुदाल, घाना, घुठा सब नाकाम हो जाते हैं। हम कुआं नहीं बना पाते हैं। तब लास्ट में उसको हम प्लास्टिक के थ्रू उसको कोड़ते हैं तो भी हमको 6 महीना बीत ही जाता है। लेकिन ठीक उसी के जगह यदि हम चापाकल कोड़ते हैं, चापाकल के थ्रू पानी निकालते हैं तो चापाकल कैसे तैयार होता है? गैस के थ्रू ही तैयार होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि गैस के थ्रू से लाइट जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं, लोहा काट रहे हैं, होल्डिंग हो रहा है, और गैस के तरह कुआं भी, चापाकल भी बन रहा है। इतने नहीं, आए दिन जो थे उड़ीसा में आंधी तूफान आया था तो आधा उड़ीसा भर गया था, जलमग्न हो गया था। तो ये क्या बताता है कि हवा में बहुत ज्यादा पावर है। तो जब हवा में इतनी पावर है तो हवा कितनी है इस धरती पर, इसको खोजने की जरूरत है। तो भूगोल बोलता क्या है कि जिस धरती में हम लोग रहते हैं इसमें 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है। और विज्ञान बोलता क्या है कि 2 भाग हाइड्रोजन गैस और 1 भाग ऑक्सीजन गैस के मिलने से जल बनता है। और हाइड्रोजन गैस जो है वो खुद जलता है। यानी 3 भाग, जो धरती का 3 भाग में जो जल है उसमें 2 भाग हाइड्रोजन गैस है और वो खुद जलने वाला चीज है, और उसमें 1 भाग ऑक्सीजन है जो कि जलाने में मदद करता है। इसके अलावा इस धरती में पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, जो भी जलने वाला चीज है। तो आप बताइए, एक साथ हाइड्रोजन जलता था, ऑक्सीजन जलने में मदद करता था, पेट्रोलियम वगैरह जो है दाही पदार्थ हैं वो भी जलते होंगे, तो कितनी गर्मी होगी। जब ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, धरती भी गैसीय अवस्था में होगी। तो अब हम लोग देखते क्या हैं कि जाड़े के दिन में हम सभी लोग देखते हैं कि बाउंडर नहीं घूमता है। जाड़े के दिन में बाउंडर घूमता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा गर्मी का सीजन आ जाता है तो बाउंडर का घूमना शुरू हो जाता है। और बाउंडर घूमते हैं तो घूमते हुए कपड़े लते पत्तियां से धूल कण वगैरह को उड़ाते हुए बहुत दूर तक ले जाते हैं। तब सोचने की बात है कि थोड़ा बाउंडर में, थोड़ी सी गर्मी में ये बाउंडर और इसमें यह ताकत, तो अथाह गर्मी जब होगा पूरा धरती ही वाष्पीय रूप में होगी, गैसीय रूप में होगी और बाउंडर जैसा घूमती होगी, तो बताइए इसकी गति क्या होगी, कोई
था ही नहीं तो बताएगा क्या। इसी तरह से ब्रह्मांड में जितने नक्षत्र तारे जो हैं सब भी वायुमंडल की तरह घूम ही रहे थे, सिर्फ सूरज को छोड़ करके। सूरज में है हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है, जो कि जलता है और टूटता है और जुटता है। वह उसमें हाइड्रोजन गैस अगर रहता तो वहां भी पानी का अंश रहता और वो भी ठंडा हुआ रहता, तब सृष्टि नाम का चीज नहीं होता। तो खैर वो अपने जगह की बात रह गई। अब इधर आइए, तो इस तरह से बहुत दिनों तक यह वायुमंडल जो है, जितने नक्षत्र तारे और धरती चांद वगैरह जितने हैं सब गैसीय अवस्था में थे और सब वायुमंडल जैसा घूमते थे और आगे बढ़ते थे। इस तरह के बढ़ने की प्रक्रिया बहुत दिनों तक रहा। उस समय कोई था ही नहीं तो बताएगा क्या। तो अब हम लोग को सोचने की बात है कि याद करिए कि जाड़े के दिन और गर्मी के दिन में जब कभी बर्फ गिरता है, पानी बरसता है, तुषारपात होता है, कभी कभी देखने में भी आता है कि पानी कम और बर्फ बेसी, पखल पानी बेसी, ऐसा होता है ना भाई। लेकिन सावन भादो को महीना देखिए, जून जुलाई के महीना में देखिए पानी इतना बरसता है कि खेत दोहर नदी नाले सब भर जाते हैं, लेकिन लोटनी और सरसों का आकार का भी कभी तुषारपात या ओलावृष्टि होते किसी ने नहीं देखा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि किसी भी चीज को बनने के लिए उचित मात्रा, उस वस्तु की उचित मात्रा और उचित तापक्रम का जब संयोग होगा तभी कोई चीज बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो ठीक उसी तरह से गिलास जो है, गिलास इस रूप में धरती में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इसको बनाने के लिए उसमें जितने प्रकार की सामग्री का उचित अनुपात एवं टेम्परेचर का उचित अनुपात का जब संयोग होता है तभी शीशा बन पाता है। अगर कम बेसी हो जाएगा तो बनेगा नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि किसी भी चीज को बनने के लिए उचित अनुपात का होना जरूरी है, उचित टेम्परेचर का होना जरूरी है, तभी कोई चीज बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो अब सोचिए कि इस ब्रह्मांड में जो थे हाइड्रोजन जलता था, ऑक्सीजन जलने में मदद करता था और वायुमंडल के रूप में धरती से लेकर के जितने भी नक्षत्र तारे थे सब वायुमंडल जैसा घूमते थे और चलायमान थे। और ये बहुत दिनों तक चलते रहे तो कोई था ही नहीं तो बताएगा क्या। तो जिस तरह से बर्फ अपने आप बनता है प्रकृति में वातावरण के बदलाहट के चलते, शीशा बनाया जाता है उचित मात्रा और उचित टेम्परेचर के संयोग के चलते, तो ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जलता था, ऑक्सीजन जलने में मदद करता था और वायुमंडल के रूप में जितने नक्षत्र तारे धरती चांद जो थे घूमते थे और घूमने की प्रक्रिया बहुत युगों तक रहा। और एक ऐसा दिन आया कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग का संयोग हुआ। जिस तरह से बर्फ बनने के लिए उचित टेम्परेचर का जरूरत होता है तभी बर्फ गिरता है, और शीशा बनने के लिए उचित टेम्परेचर और उचित सामान की सामग्रियों की मात्रा मिलती है तभी शीशा बनता है। तो ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड में एक ऐसा समय आया कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग का संयोग हुआ, जो कि पानी का फॉर्मूला है H2 = वाटर। तो यह फॉर्मूला ब्रह्मांड में अपने आप आया एक दिन, तो पानी का सृजन भाप के रूप में हुआ। जो भाप के रूप में हुआ तो उसके संसर्ग में धरती, नक्षत्र, चांद, तारे जितने भी हैं सूरज को छोड़ करके वो सब आए। तो वह क्रमिक रूप से पहले गैस से, उसके बाद तरल और उसके बाद ठोस में आए, लेकिन उनका घूमने की प्रवृत्ति आज भी लागू है, कोई स्थिर नहीं है।
इसी के संबंध में हैली साहब ने कहा था कि पुच्छल तारे 75 के वर्ष के बाद दिखे जाते हैं। तो इस तरह से कैसे कि धरती बनल और कहां से आयली पानी, यानी धरती कैसे बनी और पानी कहां से आया, इसका जवाब तो नानी ने नाती को दे दिया। अब आगे बताना है कैसे कैसे के गाछ वृक्ष सब, कैसे के दुनिया के प्राणी। तो इसका जवाब नानी बोल रही है कि धरती धीरे धीरे ठंडा भेल, जन्मे लगला कहते कभी बाहर से, यानी धरती धीरे ठंडा होने लगी और जिस जीव का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पर धरती आई तो उस जीव का जन्म होना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए धरती पहले गर्म थी लेकिन ठंडा होते होते आज के हालत में आ गई। तो आज हम लोग देखते क्या हैं, आज हम लोग देखते क्या हैं, धरती के उत्तर छोर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण छोर में दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत में बर्फ रहता है। तो बर्फ कब जमता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर आता है तभी बर्फ जमता है, अन्यथा बर्फ नहीं जमता है। तो जहां आज 0 डिग्री है पहले 1 होगा, उसके पहले 2, उसके पहले 3, उसके पहले 4, उसके पहले 5, यानी धरती जैसे जैसे ज्यादा गर्म होगी उस समय वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उतना टेम्परेचर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय पर्वत में जरूर आई होगी। उसी समय मनुष्य का छोटा अंश अमीबा और सेल का जन्म हुआ और उसी का विकास होते होते मनुष्य का रूप आया। इसी तरह से पूरे जीवधारी जो हैं सबका जन्म इसी तरह हुआ। जब नानी यह बात बोलती है तो नाती कहता है, आपने तो कहा था कि जो भी मैं बताऊंगी दिखाते हुए बताऊंगी, प्रयोगशाला में दिखा के बताऊंगी। तो आपको यह भी बताना होगा कि वर्तमान समय में बताओ कि जीव का जन्म कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक अपने नजर से नहीं देखूंगा आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तब नानी कहती है कि ऐसा करो, बरसात का पानी किसी बर्तन में, किसी नाद में, किसी गढ़ा में जमा कर दो और 15-20 दिन के बाद देखो उसमें कोमाकार का कीड़ा जन्म लेता है। जन्मता है या नहीं जी, जन्म तो लेता ही, इसको सब कोई जानते हैं। तो जब छोटा कीड़ा हो चाहे बड़ा हाथी हो, जीव तो जीव है। अभी भी जीवधारियों का जन्म वातावरण के बदलाव के चलते हो रहा है। अब रह गई घास फूस की बात, तो इसमें नानी बोलती यही है कि कहीं भी तुम कुआं कोड़ लो, आंगन में कोड़ो, पिछवाड़ा में कोड़ो, बारी में कोड़ो, टांड में कोड़ो और पानी निकाल करके उसको पाट लो और छोड़ दो, तो देखोगे क्या कि उसमें कुएं का घास अपने आप जन्म लेता है, उसमें कोई उसमें नहीं जन्माता है। तो ये क्यों है, तो उस लायक का वातावरण उसको वहां मिलता है। इसी तरह प्रकृति में, इस धरती में हर जगह की जलवायु एक नहीं है। जहां जिस तरह की जलवायु मिलती है वहीं उस तरह का वनस्पति मिलता है। आलू की खेती जाड़े के दिन में की जाती है, गर्मी के दिन में नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि किसी भी चीज, किसी भी वनस्पति का विकास जन्म वातावरण के थ्रू, उसके लायक अनुकूल वातावरण जब मिला तभी उस चीज का जन्म हुआ। तो इस तरह से नानी जो है नाती को कह दिया कि कैसे की धरती बनी, कहां से आया पानी, कैसे कैसे के गाछ वृक्ष सब, कैसे दुनिया के प्राणी। बात तो एकदम फैक्ट है। अब सवाल है कि सब जीव एक जैसा क्यों नहीं हुए। तो इसी के संबंध में नानी बोलती है, कह रहे नाती सुनो कि एक ही माँ बाप के 4 बेटे और चारों बेटे को माँ बाप समान रूप से प्यार करता है, खाना देता है, दवा दारू समान रूप से करता है, लेकिन चारों का काम अलग अलग करता है। अब 2 बेटों में से एक बेटा को बोलता है जाओ गोरखी, तो गोरखी करने वाला उनका संगी साथी 1 से 100 तक गिनने वाला ना हो तो क्या वो 25 वर्ष के अंतराल पर 1 से 100 तक गिन पाएगा? कभी नहीं। और जो लड़का को पढ़ने के लिए दक्ष शिक्षकों के पास भेजेगा तो वह 25 वर्ष में IAS अफसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर कुछ भी बन सकता है। इससे यही साबित हुआ जो जिस अंग से काम लिया उसका विकास हुआ कि नहीं, होना ही है। अब 2 बेटों में से एक ठो को कहेगा, दोनों बेटों को कहेगा कि नित्य प्रति नहाओ
धो, नित्य क्रिया करो और मन जितना मांगे उतना खाना खाओ। और एक को बोलेगा कि आंगन में बैठ के रहो चुपचाप, कुछ करना नहीं है। और एक ठो को बोलेगा कि जाओ तुम कुश्ती, कसरत, जुडो, कराटे, उछल कूद करो। और 25 वर्ष के बाद दोनों को बोलेगा कि दौड़ो, तो कौन दौड़ेगा? बोलिए, वही ना दौड़ेगा जो कि प्रैक्टिस किया है। और जो कभी प्रैक्टिस नहीं किया वो दौड़ नहीं पाएगा, वजन नहीं उठा पाएगा, ताकतवर नहीं होगा। तो इससे यही साबित होता है कि जिस जीव ने जिस अंग से काम लिया उसमें का विकास हो गया। तो अंत में नानी कहती है कि कमल के सब जलज कहत पहारज कहत ना कोई, जे कमल के पहारज कहे वो महामूर्खु है। कमल जब भी जन्म लेता है तो पानी और कीचड़ में, पहाड़ में जन्मता नहीं है। और यदि इस तरह का कोई थोथी दलील देता है तो वो नाकामयाब है। इस तरह से नानी नाती का संवाद सृष्टि के विषय में हुआ। तो यह कविता के रूप में है, उसको हिंदी में हमने समझाया। और कविता के रूप में जो है सो रामगढ़ में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा में है, उसी का हिंदी रूपांतरण करके आप लोगों के सामने रखा। इसलिए जितने भी श्रोता भाई हैं, किसी धर्म के हैं, इसको सुनिए। और हमारे किसान भाई खास करके इसको सुनिए। और अफीम, धर्म का अफीम जो आप लोग को चटा दिया जाता है उससे दूर भागिए। और सब किसान अगले दिन, गत दिन जो हमने 4 ठो कविता सुनाई सो, और सृष्टि के संबंध में जो आज बताया सो, इसको याद रखिए। और यह तर्कसंगत है, यह झूठ नहीं है। यह विश्व लेवल पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। यदि सच है तो जिस तरह से गलालियो साहब ने सिद्ध कर दिया कि धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, ना कि सूरज धरती के चारों ओर। और जितना धर्मावलंबी लोग थे सब यही कहते थे कि नहीं, धरती जो है, धरती के चारों ओर सूरज घूमता है। लेकिन गलालियो साहब ने इसको सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई, सूरज के चारों ओर धरती घूमती है। उसी तरह सृष्टि के विषय में नानी नाती का संवाद यह सिद्ध कर देता है कि सृष्टि का यही वैज्ञानिक फार्मूला और तर्कसंगत ढंग बात है। और जितने धर्म ग्रंथ में जो है सृष्टि के विषय में बताया गया है उसका तुलना इसमें किया जाए और आप लोग पाएंगे कि कौन सच है और कौन गलत है। इसलिए आंदोलनरत किसान भाइयों को यह सुनने और समझने का यह बहुत अच्छा अवसर है। इस तरह आप बैठ के कहीं नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दौड़ धूप का जमाना है। और अभी स्थिर भाव से आप लोग टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर वगैरह में बैठ के आप लोग धरना दे रहे हैं। तो धरना में यह बात को सुनिए और धर्म रूपी अफीम के नशा को अपने से दूर भगाइए। और किसान एकता जिंदाबाद। विराम देता हूं। मानव धर्म ही सब कुछ है, इसके सिवा सब धर्म क्या है आप लोग तुलना करके देख लीजिए। इतने कहकर मेरी बात को सुनिए और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय किसान आंदोलन।